जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं वेल्डर गुरु ITI। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न नंबर 182 से लेके प्रश्न नंबर 211 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यह हमारा सुपर 30 की 6वीं सीरीज है और यह सीरीज लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा कि मैं प्रतिदिन बताता हूँ, आज फिर बताऊंगा कि आप लोग जो है बिल्कुल प्रश्नों को समझें, प्रश्नों से दोस्ती करें, है ना, उनसे उनके नज़दीक जाएं, उनको समझने की कोशिश करें, बिल्कुल आपको समझ पे आएंगे। यदि आप बिना समझे आंसर देंगे तो आप आंसर गलत दे देंगे, है ना। और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मुझे सब कुछ आता है। बिल्कुल भाई, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है और इसका ये आंसर है तो क्यों है, अपनी बुक्स में ढूंढें और बिल्कुल क्लियर करें, क्लियर विजन रखें अपना, तब आप सही आंसर दे पाएंगे। तो बिल्कुल आज एक नया दिन, नई सुबह, नया पेपर लेकर मैं आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 182 से आगे के प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 182 हमारा क्या बोल रहा है। विच टाइप ऑफ पोलरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। अल्हो धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, अल्हो धातु जो लोहा नहीं है उनमें किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रश्न अपन पिछले जो नहीं प्रश्न पत्र अपन ने सॉल्व किए थे उसमें कई बार इस प्रश्न का आंसर देख चुके हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है अपना बी, रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, किस ध्रुवता का अपन प्रयोग करते हैं, इसमें विपरीत ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 183, विच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मोल्टन पूल। मोल्टन पूल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता है ना। जब अपन वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, मोल्टन पूल क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जहां पे वेल्ड पिघलता है, जैसे ना अपना स्विमिंग पूल होता है, एक जगह पानी भरा होता है उसमें लोग नहाते हैं, उसी तरीके से अपना क्या होता है मोल्टन पूल होता है। तो यहाँ पे वेल्डिंग होता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो पिघला हुआ लोहा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल्टन पूल बोलते हैं। तो उस पर कंट्रोल नहीं होता है। कौन सी आर्क का कंट्रोल नहीं होता है, ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है अपना, लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई। बी बोल रहा है शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई। सी बोल रहा है नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। और डी बोल रहा है टू शॉर्ट आर्क लेंथ, बहुत कम आर्क की लंबाई। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाती है, आर्क का नियंत्रण नहीं कर पाती है, वो अपना होता है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई, है ना। इसका मोल्टन पूल पे कंट्रोल नहीं होता है। तो अभी प्रश्न नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अनस्टेबल आर्क। निम्नलिखित में से कौन अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। लॉन्ग आर्क लेंथ, लंबी आर्क की लंबाई, शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई, और नॉर्मल आर्क लेंथ, सामान्य आर्क की लंबाई। और डी चौथा क्या बोल रहा है, टू लॉन्ग आर्क लेंथ, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो यहां भी इसका सही आंसर क्या है अपना, लॉन्ग आर्क की लंबाई। प्रश्न नंबर 185, विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस पुअर पेनिट्रेशन। किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। तो ये भी अपना वही है, अपना सेम है ना। लॉन्ग आर्क की लंबाई, लघु आर्क की लंबाई, सामान्य आर्क की लंबाई, बहुत लंबी आर्क की लंबाई। खराब पेनिट्रेशन कौन पैदा करेगी, ये लॉन्ग आर्क करेगी। कौन करेगी अपना, इसका आंसर भी अपना ए है, लंबी आर्क की लंबाई। मेटल पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगा ना अपना लॉन्ग आर्क में। प्रश्न नंबर 186, व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजिशन इन पाइप वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। तो जिन बच्चों ने पहले के टाइम की घड़ी देखी है अपना, है ना, तो आप वो घड़ी को अपने सामने ले आओ। तो घड़ी कैसी अपनी गोल होती है, तो वो सोच लो कि वो अपना पाइप है अपना, है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है ये कि पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। तो उसमें 4 घड़ी की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर 12 बज रहा है, 12 के बाद 3 बजता है, 3 के बाद 6 बजता है, फिर 6 के बाद 9 बजता है, फिर 9 के बाद फिर अपना 12 बज जाता है। ठीक है, तो यदि में 6 से 12 वेल्डिंग करना है तो हमको 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जाना पड़ेगा। और 3 से 9 करना है तो 3 बजे की लाइन से हमको 9 बजे की लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपने पहले वो घड़ी को देखना सीखना है, तो आप ये स्थिति समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 6 से 12, 3 से 9 क्लॉक पॉइंट्स, है ना। बी बोल रहा है 11 से 5, 8 से 2 क्लॉक पॉइंट्स। सी बोल रहा है 10 से 4, 1 से 7 क्लॉक पॉइंट्स। और डी बोल रहा है ना 9 से 3 और 12 से 6 क्लॉक पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे घड़ी की स्थिति के हिसाब से किस प्रकार से वेल्डिंग की स्थिति को हमने बनाया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा ए। क्या आएगा अपना, 6 से 12, 3 से 9 क्लॉक पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र है इनको देखिए भी आप इनको अभी समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 187,
व्हाट इज द 6 o'clock पोजिशन इन CW पाइप वेल्डिंग रेफर टू इन 5G पोजिशन। CW पाइप वेल्डिंग में 6 घड़ी की 5G स्थिति क्या है ना। अभी बोल रहा है 6 बजे की जो पोजीशन होती है 5G स्थिति में, तो अभी अपन ने वेल्डिंग पोजीशंस पढ़ी है ना। क्या पढ़ी अपन ने? 1G 2G 5G 6G। तो ये तो आपको पता है कि 1G में क्या होता है, 2G में क्या होता है, 5G में क्या होता है, 6G में क्या होता है। तो अभी ये बोल रहा है कि 6 बजे की स्थिति 5G पोजीशन में क्या होती है। तो अपनी 5G पोजीशन में क्या होती है कि अपना एक पाइप है ना हाइट में रखा हुआ है अपना, और पाइप रखा होता है, पाइप मूवमेंट नहीं करता है। इसमें क्या है, वेल्डर को इसके चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करना होता है। तो उसमें 6 बजे की स्थिति, अब 6 बजे की स्थिति से आप क्या समझते हैं? हम नीचे की तरफ आएंगे है ना, नीचे से वेल्डिंग चालू करेंगे ऊपर की तरफ। तो जो 6 बजे की स्थिति है तो इस पर वेल्डर नीचे रहेगा ना, और जब वेल्डर नीचे रहेगा तो कौन सी स्थिति होगी अपना, कौन सी पोजिशन होगी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है डाउन हैंड पोजिशन, दूसरा दिया है हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तीसरा दिया है ओवरहेड पोजिशन, ठीक है, और चौथा अपना क्या है, अपना वर्टिकल स्थिति है अपना। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? ओवरहेड पोजीशन। 6 बजे की स्थिति क्या होगी अपना? एक वेल्डर के लिए ओवरहेड होगी, क्योंकि पाइप ऊपर रहेगा और वेल्डर नीचे रहेगा। 6 बजे की स्थिति से वेल्डिंग चालू करेगा ना वो, तो 6 बजे की स्थिति क्या होगी उसके लिए अपना? ओवरहेड, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे इसका अपना? ओवरहेड पोजीशन। प्रश्न नंबर 188, व्हाट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड फॉर वेल्डिंग पाइप्स अंडर 6G पोजीशन। 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। तो ए क्या बोल रहा है अपना? पाइप नोट रोटेड वेल्ड वर्टिकल, पाइप नहीं घुमाए गए वेल्ड को लंबवत करें। रोटेट पाइप एंड डिपॉजिट वेल्ड वर्टिकल, पाइप को घुमाएं और वेल्ड को लंबवत करें। सी बोल रहा है पाइप नॉट रोटेड वेल्ड डिपॉजिट हॉरिजॉन्टल, पाइप को नहीं घुमाए गए वेल्ड को क्षैतिज जमा करें। और डी क्या बोल रहा है अपना? पाइप नॉट रोटेटेड एंड पाइप एक्सिस 45 डिग्री एंगल डिपॉजिट वेल्ड फ्लैट वर्टिकल, पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्ष 45 डिग्री कोण जमा वेल्ड फ्लैट लंबवत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। जहां भी 45 डिग्री आ गया पाइप वेल्डिंग में, तो आप समझ जाओ कि भाई 45 डिग्री मतलब क्या है? 6G पोजिशन है अपनी। क्या है अपना यहाँ पे? 6G पोजिशन है। प्रश्न नंबर 189, विच एलिमेंट फिलर रॉड इज यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है ना। कौन सी फिलर रॉड का अपन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में। तो हमेशा जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें याद रखना वो फिलर रॉड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे पूछा उसने फिलर रॉड। अब फिलर रॉड कहाँ पे यूज करेंगे? अपन गैस वेल्डिंग में यूज करेंगे। इतना तो आप समझ गए होगे अपना। अब क्या बोल रहा है ये कि किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला है ऑस्मियम, दूसरा है पुनोडियम, तीसरा है अर्जेंटीनियम, और चौथा है मॉलीबेडेनियम कोलंबियन। तो यह प्रश्न परीक्षा में आता है कि एचएस की वेल्डिंग के लिए हम कौन सी फिलर रॉड का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है अपना डी। क्या लिखा है? मॉलीबेडेनियम कोलंबियन। प्रश्न नंबर 190, विच आर द कॉमन एलॉइंग एलिमेंट ऑफ ब्रास। पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से हैं है ना। जो अपना पीतल बना है ये कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है, ये यहाँ पे ये पूछ रहा है ना। क्योंकि पीतल अपनी क्या है? एक मिश्र धातु है, कोई अपनी धातु नहीं, मिश्र धातु है। ये 2 धातु से मिलकर बनी है। अब किस किस से मिलकर बनी है ये है ना। तो पहला क्या बोल रहा है? कॉपर एंड टिन, दूसरा बोल रहा है बिस्मिथ एंड टिन, तीसरा एंटीमनी एंड टिन, और चौथा क्या बोल रहा है? कॉपर एंड जिंक, तांबा और दस्ता। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे? डी, कॉपर एंड जिंक। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा और जिंक का एलॉय। प्रश्न नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉयज कॉन्सिस्ट ऑफ 1% आयरन एंड सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं है ना। इसने देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रश्न ऐसा लिखा कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। क्या बोल रहा है? 1% लोहा और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। तो पहला बोल रहा है डीरियोलिमिन, दूसरा बोल रहा है रॉट मिश्र धातु रॉट एलॉय, तीसरा बोल रहा है एल्यूमिनियम कास्ट एलॉय एल्यूमिनियम कास्ट मिश्र धातु, और चौथा डी क्या है अपना? कॉमर्शियली प्योर एल्यूमिनियम, व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है अपना? 1% लोहा होता है और सिलिकॉन होते हैं। बिल्कुल याद कर लेना, इसको ध्यान से देख लो अपना, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 192, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ शीट्स बिफोर डूइंग गैस वेल्डिंग।
गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या है? तो हम कभी भी जब वेल्डिंग करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं बोलते कि यार अपने जो जॉब को साफ कर लो, है ना, जो हमारी प्लेट है उसको बिल्कुल साफ कर लो। तो उसको अपन फाइलिंग वगैरह करवाते हैं या एमडी पेपर से साफ करवाते हैं, और साफ करने के बाद अपन गैस वेल्डिंग करते हैं ताकि वहाँ पे क्या ना हो, ऑक्साइड ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, है ना। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है कि वेल्डिंग में ऑक्सीजन का घुस जाना। तो यदि अपना गंदा जॉब रहेगा तो उसमें फिर ऑक्सीडेशन होगा और हमारी जॉब में क्या होगा, है ना, पोरोसिटी का दोष आ जाएगा, उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जॉब की सफाई करवाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन एक क्या बोल रहा है, टू अवॉइड ओवरलैप, ओवरलैप से बचने के लिए, टू अवॉइड पोरोसिटी, पोरोसिटी से बचने के लिए, टू अवॉइड अंडरकट, अंडरकट से बचने के लिए, और डी क्या बोल रहा है, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, विकृति को नियंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा अपना बिल्कुल बी आएगा अपना, टू अवॉइड पोरोसिटी, पोरोसिटी से बचने के लिए। पोरोसिटी क्या होता है, वेल्डिंग के अंदर जो है बारीक बारीक अपने छिद्र आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 193, विच टाइप वेल्डिंग यूजेस ए नॉन फेरस फिलर विथ मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री देन बेस मेटल? किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलोह फिलर का उपयोग करती है? मतलब यहाँ पे कौन सी वेल्डिंग विधि है, यहाँ पे 4 वेल्डिंग विधि दी, इसमें से कौन सी वेल्डिंग विधि है जो 450 डिग्री, जहाँ पे 450 डिग्री आ गया तो वहाँ समझ जाना कि सोल्डरिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। 450 डिग्री से कम में हम सोल्डरिंग करते हैं और 450 डिग्री से ज़्यादा में हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, ब्रेजिंग, दूसरा बोल रहा है सोल्डरिंग, तीसरा बोल रहा है आर्क वेल्डिंग और चौथा बोल रहा है गैस वेल्डिंग। तो ब्रेजिंग में जहाँ पे 450 डिग्री आ गई तो वहाँ पे ब्रेजिंग में जाओ, है ना। तो ब्रेजिंग क्या होता है, हार्ड सोल्डरिंग होता है अपना, और सोल्डरिंग तो सोल्डरिंग ही है अपना। यदि 450 डिग्री से कम बोलता है तो सोल्डरिंग समझ जाना, 450 डिग्री से ज़्यादा बोलता है तो ब्रेजिंग समझ जाना, है ना। जैसे स्टील है और कॉपर है अपना, उनको आपस में भी अपन ब्रेजिंग के माध्यम से मजबूत जोड़ बना सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है। तो पहला क्या बोल रहा है, ये ब्रेजिंग, दूसरा बोल रहा है सोल्डरिंग, तीसरा बोल रहा है आर्क वेल्डिंग और चौथा बोल रहा है गैस वेल्डिंग। तो इसका यहाँ पे सही आंसर है ब्रेजिंग। इसको अपन हार्ड सोल्डरिंग भी बोलते हैं। हो सकता है प्रश्न पत्र में यहाँ पे हार्ड सोल्डरिंग लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेजिंग को ही क्या बोलते हैं, हार्ड सोल्डरिंग। प्रश्न नंबर 194, विच वेल्डिंग प्रोसेस एनेबल टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल? किस वेल्डिंग प्रक्रिया में भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है? वही प्रश्न जो पिछला प्रश्न था हमारा, है ना, उसी पे इन्होंने खाली अपने शब्दों को चेंज कर दिया है, शब्दों का हेरफेर कर दिया है। तो पहला क्या है, ब्रेजिंग, दूसरा है सीम वेल्डिंग, तीसरा है स्पॉट वेल्डिंग और चौथा क्या बोल रहा है अपना डी ए फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। तो डिसिमिलर मेटल को जोड़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं या हार्ड सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पे इसका, ब्रेजिंग। प्रश्न नंबर 195, व्हाट टाइप ऑफ गैस फ्लेम इज यूज टू वेल्ड 2 mm वाइल्ड स्टील बाय ब्रेजिंग मेथड? ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस लो का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये समझने वाली बात ये है ना, ब्रेजिंग। तो इसमें 2 mm है ना, ये 2 mm हल्का स्टील, इसको वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लो का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको स्टेनलेस स्टील का है अपना एक जंग रोधी इस्पात है और इसमें क्या है कि 15 से 20% क्रोमियम और 8 से 10% निकल मिला होता है ना। और भी चीजें मिली होती है मगर यहाँ पे अपन ज्यादा नहीं, मोटा मोटा में क्या समझ, क्रोमियम और निकल मिला होता है। अब यह भी क्या बन गया, एक मिश्र धातु अपना, क्या है ये, शुद्ध लोहा तो है नहीं, मिश्र धातु है ना। तो ये अब सभी धातुओं का गलनांक अपना क्या है, अलग अलग, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो हमको सबको लेके चलना है। और यदि हम ये इसको लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा, अपनी वेल्डिंग खराब हो जाएगी। तो हमको धातुओं का नॉलेज भी होना चाहिए और उस पर कौन सी फ्लेम का यूज करना है, फिर हमें फ्लेमों का नॉलेज भी होना चाहिए। तो जैसे कि हम नहीं अपना पीतल की वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं भाई, अब पीतल में क्या होता है, तांबे का गलनांक ज़्यादा है, जिंक का गलनांक कम है, हम जिंक का ऑक्साइड बनाते हैं, उसका गलनांक बढ़ाते हैं, फिर उस पर अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो सेम स्थिति यहाँ भी अपनी आ रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है अपना, न्यूट्रल फ्लेम, तटस्थ लो, दूसरा है कार्बोनाइजिंग फ्लेम, तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीकरण लो, और चौथा क्या है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी हाइड्रोजन लो। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा अपना सी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व हैं और हमको सभी को साथ में लेके चलना है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो कम वाले का ऑक्साइड बना के उसके बराबर करके और फिर मैच करके धीरे धीरे हमको वेल्डिंग करना है। तो याद रखना, कभी भी हम जो है हल्के स्टील की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी लो का प्रयोग करते हैं,
ऑक्सीकरण लौ का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं मैंने समझा दिया, समझ जाओ, ठीक है। प्रश्न नंबर 196, विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है, ठीक है। तो यह चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, फिर वापस ये आ गया है। तो सबसे पहले आर्क ब्लो का दोष कौन सी वेल्डिंग में आता है, तो ये आता है अपने डीसी में। काय में आता है, डायरेक्ट करंट में आता है। जब हम लंबे समय तक वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और आर्क अपने पथ से भटकने लगती है। तो आर्क का अपने पथ से भटक जाना ही क्या है, आर्क ब्लो है। अभी आप आर्क ब्लो समझ गए। अब कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है, तो मैंने क्या बताया था, डीसी करंट या डीसी सिस्टम क्या होता है, आर्क ब्लो को पैदा करता है ना। आर्क ब्लो कहाँ में बनती है, अपनी डीसी में बनती है। तो हम डीसी सिस्टम को छोड़ के कहाँ पे जाएंगे, दूसरे सिस्टम में जाएंगे, तो आर्क ब्लो से अपन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है क्या बोल रहा है, एसी वेल्डिंग, बी बोल रहा है डीसी रिवर्स पोलरिटी, सी बोल रहा है डीसी स्टेट पोलरिटी और डी बोल रहा है वेल्डिंग विद लॉन्ग आर्क। तो इसका सही आंसर है अपना एसी वेल्डिंग मशीन, ठीक है। प्रश्न नंबर 197, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, तो जब कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो फैलती क्या होती है अपना, और जब वेल्डिंग ठंडी होती है तो सिकुड़ती है अपना। हमने दो प्लेटों को अपन वेल्ड कर रहे हैं और जब वेल्डिंग करेंगे तो सीधी सी बात है, गर्मी होने से वो क्या होता है, फैलती है चीज़ें और ठंडी में सिकुड़ती हैं। ये गुण है अपना, गुणधर्म है धातुओं का अपना, ठीक है। तो अब जब ये फैलेगी और सिकुड़ेगी तो इससे क्या होगा अपना, तो सिंपल सी बात है, इससे विकृति आएगी। क्या आएगी अपना, विरूपण आएगा, विकृति आएगी। इससे अपन क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। तो अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पिनिंग, ऑप्शन बी आर्क ब्लो, ऑप्शन सी डिस्टॉर्शन विरूपण, ऑप्शन डी मेटल फोर्स। तो मैंने क्या बताया था अपना, डिस्टॉर्शन, है ना। जब धातु का प्राकृतिक गुण क्या है अपना, कि जब गर्म होती है तो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है अपना। तो जब ये प्रोसेस होगा, फैलेगी सिकुड़ेगी, तो धातु में क्या आएगा अपना, डिस्टॉर्शन आएगा, विरूपण आएगा। तो सही आंसर अपना यहाँ पर अपना क्या है, इसका डिस्टॉर्शन, ठीक है। प्रश्न नंबर 198, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। विरूपण किस प्रकार का दिखाया गया है ना। तो अभी अपन पिछले प्रश्न में देखे थे हमने, विरूपण हमारा क्यों आता है ना। जब हम धातु को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं या वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग में यही होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो धातु पिघलती है अपना, तो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो उससे क्या आते हैं, डिस्टॉर्शन आते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो एक प्लेट है अपनी, और प्लेट क्या हो रही है अपना, देखो ये वेल्डिंग के बाद क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ गई, क्या होगी, देखो ये एक के ऊपर एक चढ़ गई यहाँ पे, है ना। तो ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया अपना ट्रांसफर डिस्टॉर्शन, है ना, या चौड़ाई का डिस्टॉर्शन, ठीक है। अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाइड डिस्टॉर्शन व्यापक विकृति, एंगुलर डिस्टॉर्शन कोणीय विकृति, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन अनुप्रस्थ विकृति और लॉन्गिट्यूड डिस्टॉर्शन अनुदैर्घ्य विकृति। तो यहाँ पर जो विकृति दिख रही है ये अपनी काय में है, चौड़ाई में है या अपनी क्या बोलेंगे अपन, आड़ी विकृति है ये। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर डिस्टॉर्शन। नंबर 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेल्डिंग इज नॉट ए मेथड यूज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है। अब यहाँ पे अपने को समझना है क्या बोल रहा है ये, कि विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है। क्या बोला, कौन सी विधि नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है। जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं, कौन सी हमें कर देते हैं ना। तो कौन सी विधि नहीं है, तो पहला क्या बोल रहा है, स्किप वेल्डिंग, दूसरा है बैक स्टेप वेल्डिंग, तीसरा है राइट हैंड वेल्डिंग और चौथा है इंटरमीडिएट वेल्डिंग। तो यदि आपने इसको कंट्रोल करने की विधियां पढ़ी है ना, तो आर्क ब्लो को नियंत्रित हम कैसे करते हैं, स्किप वेल्डिंग में भी करते हैं, बैक स्टेप वेल्डिंग में भी करते हैं, इंटरमीडिएट वेल्डिंग में भी करते हैं। किस में नहीं करते हैं, तो जो चौथा आ गया वो इसका आंसर होगा अपना, है ना। राइट हैंड वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा।
और यदि आपने पढ़ा है तो जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, तो विधि नहीं है। क्या पूछा यहाँ पे अपना, तो उसका सही आंसर क्या आएगा अपना, सी, राइट हैंड वेल्डिंग। यह क्या है, विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 200, विच वन ऑफ द बिलो इज टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करोगे। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यूज लार्ज साइज इलेक्ट्रोड, बड़े आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। बी, यूज स्मॉल साइज इलेक्ट्रोड, छोटे आकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। सी, यूज फ्यू पासेस विथ लार्ज डाई इलेक्ट्रोड, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करें। और डी क्या बोल रहा है, यूज मोर पासेस विथ स्मॉल इलेक्ट्रोड, छोटे इलेक्ट्रोड के साथ अधिक पास का उपयोग करें। तो यदि आपने यह चैप्टर पढ़ा है डिस्टॉर्शन का, विकृति का, तो है ना, तो आप बिल्कुल इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। क्या बोल रहा है ये, यूज फ्यू पासेस विथ लार्ज डाई इलेक्ट्रोड, बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करें। यह सही तरीका है काय का अपना डिस्टॉर्शन को या विकृति को कंट्रोल करने। प्रश्न नंबर 201, व्हाट इज द रूल फॉर डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट टैक्स। मध्यवर्ती टैक्स की लंबाई तय करने के लिए क्या नियम है। दिमाग खराब हो जाएगा, ये कौन सा प्रश्न आ गया यार ये, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है अपना, क्या है ना, जैसे व्हाट इज द रूल फॉर डिसाइडिंग फॉर लेंथ ऑफ, यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख दिया है इसने, तो इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है अपना इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट है। इसकी स्पेलिंग अपनी क्या है, INTERMITTENT, है ना। और फिर हिंदी में भी गलत लिख दिया है, मध्यवर्ती टैक्स है, तो मध्यवर्ती यहाँ पे टैक है, ये टैक वेल्डिंग, जो हम टाँका मार वेल्डिंग बोलते हैं ना, टैक वेल्डिंग है। अब टैक की लंबाई तय करने के लिए क्या नियम है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वेल्ड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, टैक मारते हैं, टैक मार के वेल्डिंग करते हैं। तो अब जो वो टैक मारते हैं, तो टैक मारने का नियम क्या बोलता है, वो नियम हमको समझना चाहिए कि इंटरमीडिएट वेल्ड में अपना क्या, अपन टैक कैसे मारते हैं, इंटरमीडिएट वेल्ड में अपन टैक कैसे मारते हैं। तो टैक का नियम क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है ये, 3 से 4 टाइम प्लेट थिकनेस, 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई। दूसरा बोल रहा है 2 to 3 टाइम्स प्लेट थिकनेस, 2 से 3 बार प्लेट की मोटाई। तीसरा बोल रहा है 5 टाइम्स द प्लेट थिकनेस, 5 बार प्लेट की मोटाई। डी बोल रहा है 50 mm, क्या लिखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेट थिकनेस, प्लेट की मोटाई के बावजूद 50 mm, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे समझना है, पहले प्रश्न समझना है, उसके बाद आंसर समझना है। प्रश्न तो अभी आप समझ गए, है ना। अब इसका आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है अपना, 3 to 4 टाइम्स प्लेट थिकनेस, 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई। इससे अपन समझते हैं कि हमारी प्लेट की मोटाई क्या है। मान लो मेरी प्लेट की मोटाई 10 mm है ना, तो मैं उसका 4 गुना कर दूंगा, 3 से 4 गुना कर दूंगा, उतना बड़ा टैक मारूंगा, उतना बड़ा टैक वेल्ड मारूंगा, ठीक है। यहाँ चित्रों में देख लें आप, टैक वेल्ड लगे हैं। तो इसकी लंबाई अपन कैसे निर्धारित करेंगे, अपना प्लेट की मोटाई के आधार पर, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जितनी मोटाई है उसको हम 3 से 4 गुना करके उतना लंबे लंबे टैक मारेंगे, ठीक है। अभी आपकी समझ पे आ गया होगा। 3 to 4 टाइम्स प्लेट थिकनेस, जो प्लेट की मोटाई है उसे 3 से 4 गुना लंबाई का हमको टैक मारना है, समझ गए ना। यदि फिर से बता रहा हूँ, 10 mm की मोटी मेरी प्लेट है मान लो, तो मैं कितने की 30 से 40 mm लंबा टैक मारूंगा उस पर अपना, है ना। टैक एक टैक मारूंगा, फिर उसके पीछे दूसरा टैक मारूंगा, फिर इधर दूसरा टैक मारूंगा, फिर उधर दूसरा टैक मारूंगा। तो ये इसका आंसर है और इसीलिए इसका ये आंसर है। अभी आपके समझ पे आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 202, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ए क्या बोल रहा है अपना, ग्रे कास्ट आयरन। बी क्या बोल रहा है, व्हाइट कास्ट आयरन। सी क्या बोल रहा है, नोड्यूलर कास्ट आयरन। और डी क्या बोल रहा है, मेलिएबल कास्ट आयरन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, डी। डी क्या है अपना, ये मेलिएबल कास्ट आयरन, ये क्या करता है, झटके का प्रतिरोध प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 203, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पोसेस हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च संपीड़ित शक्ति होती है। तो यहाँ पे क्या है अपना, उच्च संपीड़ित शक्ति, ठीक है, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये किस में होती है। ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन बी व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन सी नोड्यूलर कास्ट आयरन, ऑप्शन डी मेलिएबल कास्ट आयरन। इसके लिए फिर मैं आपको पिछले प्रश्न की तरह बोलूंगा कि आप बिल्कुल
है ना, अपनी बुक खोलिए और बिल्कुल सभी कास्ट आयरन के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे इसका आयरन है अपना ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। सही आंसर क्या हो गया अपना ग्रे कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 204, व्हाट इज द एंगल ऑफ पाइप एक्सिस विद द बेस फॉर मार्किंग एन एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है। ठीक है, एल्बो जॉइंट मतलब अपना एल बन रहा है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये, समझिए आप। आपने ट्राई स्क्वायर का यूज किया है, एल बना होता ना ट्राई स्क्वायर में अपना, तो वो अपन किस लिए यूज करते हैं 90 डिग्री का कोण हासिल करने के लिए यूज करते हैं। तो एल्बो जॉइंट सेम है। अब यहाँ पे कोण पूछा तो कितना सरल प्रश्न है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना 90 डिग्री एल्बो जॉइंट। प्रश्न नंबर 205, व्हाट मेथड इज फॉलोड टू मेक ए सर्कुलर गैस कटिंग। गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है। ए यूजिंग हैंड एज ए गाइड, गाइड के रूप में हाथ का उपयोग करना। बी यूजिंग ए गाइड क्लैंप फिटेड टू टॉर्च बॉडी, गाइड क्लैंप का उपयोग करके टार्च को फिट करना। सी स्टेप बाय स्टेप कटिंग सर्कुलर सेगमेंट, स्टेप बाय स्टेप परिपत्र खंडों को काटना। डी मैनुअल रोटेशन ऑन द रिकूफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की परिधि पर मैनुअल रोटेशन करना। तो यहां पे इसका सही आंसर है अपना यूजिंग अ गाइड क्लैंप फिटेड टू टॉर्च बॉडी, गाइड क्लैंप का उपयोग करके टार्च को फिट करना, है ना। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना अपना, और आपने यदि गैस कटिंग आईटीआई में की है या नहीं भी की है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक गाइड क्लैंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक गाइड क्लैंप लगाते हैं और गाइड क्लैंप का उपयोग करके फिर टार्च को मूव करते हैं, तो हमारी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और मैनुअल करेंगे तो हमारी कटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका अपना गाइड क्लैंप का उपयोग करके टार्च को फिट करना। तो यहाँ पे आप भिन्न भिन्न गाइड क्लैंप देखो, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यूजिंग अ गाइड क्लैंप फिटेड टू टॉर्च बॉडी, ठीक है। तो गाइड क्लैंप देख लो और सही आंसर इसका बी है। प्रश्न नंबर 206, वाई डिपॉजिट बीड इज नॉट यूनिफॉर्म साइज। डिपॉजिट बीड एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है। इसके ऑप्शन है इनकरेक्ट फ्लेम सेटिंग, गलत लो सेटिंग के कारण। ऑप्शन बी है रॉन्ग एंगल ऑफ ब्लो पाइप के गलत कोण के कारण। सी बोल रहा है रॉन्ग एंगल ऑफ फिलर रॉड के गलत कोण के कारण। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड एंगल, ट्रेवल और कोण की गति में भिन्नता के कारण। तो आपने चारों ऑप्शन यदि पढ़ा है तो आपको समझ पे आएगा कि इसका आंसर सही क्या है अपना डी है, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड एंगल। ट्रेवल और कोण, जब हम इलेक्ट्रोड का मूवमेंट करते हैं, है ना, तो उसका जो कोण है यदि उसका कोण गलत होगा, और जो हमारी ट्रेवल स्पीड है वेल्डिंग करते समय जो हम ट्रेवल स्पीड है वो हमारी एक सी होना चाहिए। अब कहीं पे हमारी स्पीड स्लो होगी, कहीं पे हमारी स्पीड फास्ट होगी, तो हमारा क्या है जो बीड है हमारी, जो वेल्ड बीड है हमारी सही नहीं बनेगी, है ना। कहीं पे तेजी से चलेगी तो पतली हो जाएगी, रुक जाएंगे तो वहाँ पे मोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल इसका सही कारण क्या है अपना ऑप्शन डी है वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रेवल एंगल। तो ट्रेवल एंगल और कोण की गति में भिन्नता के कारण क्या होगा अपना वेल्ड बीड सही नहीं बनेगी। प्रश्न नंबर 207, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। तो यह प्रश्न भी कुछ समय पहले आया था, फिर दोबारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं अब, लेकिन पढ़ लेते हैं। पहला वाइड डिस्टॉर्शन, दूसरा एंगुलर डिस्टॉर्शन, तीसरा ट्रांसफर डिस्टॉर्शन, चौथा लॉन्गिट्यूड डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है अपना, ये है अपना ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ विरूपण है ये। प्रश्न नंबर 208, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड्स इन लार्ज प्रोपोर्शन। बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है। ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी मैग्नीज और डी क्या बोल रहा है आयरन पाउडर, लोहे का चूर्ण। तो यदि आपने इलेक्ट्रोड के बारे में अच्छी से स्टडी करी है तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है, सब में ज़्यादा कौन सा होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, मैग्नीज होता है या आयरन पाउडर लोहे का चूर्ण होता है। तो सही आंसर क्या है इसका अपना आयरन पाउडर लोहे का चूर्ण जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोड में उपस्थित होता है।
प्रश्न नंबर 209, विच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज टू वेल्ड 2.5 mm थिक प्लेट्स यूजिंग नोजल 5Y लेफ्टवर्ड टेक्निक। लेफ्टवर्ड तकनीक द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए 2.5 mm मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए। पहले प्रश्न को समझो, बार बार मैं बोलता हूँ प्रश्न को समझो, प्रश्नों को पढ़ो। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे समझो अपने, यूज टू वेल्ड 2.5 mm थिक प्लेट्स। हम 2.5 mm मोटी प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, नोजल नंबर 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो गया अपना 2.5 mm प्लेट और नोजल नंबर 5 है ना। अब इस पर अपन फिलर रॉड जब वेल्डिंग करेंगे तो कौन सी फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे। तो पहला है 1.60 mm, दूसरा है 2.00 mm, तीसरा है 2.50 mm और चौथा अपना क्या बोल रहा है 3.15 mm। तो ये जो मैंने पहले भी प्रश्नों में बताया है कि आप जो है जो सारणी है अपनी, कितनी मोटी प्लेट में कौन सा नोजल यूज़ करेंगे और कौन सी फिलर रॉड का यूज़ करेंगे, इसका पूरे चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करें और फिर इसका आंसर दें, और नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पे गलत होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे अपन सही आंसर क्या है इसका, बी। अपन क्या करेंगे 2.00 mm का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 210, विच प्रोसेस काउज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ पार्ट आफ्टर फैब्रिकेशन। किस प्रक्रिया के निर्माण के बाद भाग की स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है। तो कौन सी प्रक्रिया है वो जिसके बाद भाग की स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी अपना। पहला है हार्डनिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है क्विंचिंग और चौथा नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है अपना, हार्डनिंग। यदि आपने प्रश्न को समझ लिया है तो आंसर भी आप समझ जाइए। इसका सही आंसर क्या है अपना, हार्डनिंग है। प्रश्न नंबर 211, हाउ द रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन कास्ट आयरन कंपोनेंट कैरिड आउट। कास्ट आयरन घटक में दरार की मरम्मत कैसे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग क्लैंप्स ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान क्लैंप का उपयोग करके। ऑप्शन बी, सिमिलर टू आर्क वेल्डिंग माइल्ड स्टील प्लेट, आर्क वेल्डिंग हल्के स्टील प्लेट के समान। ऑप्शन सी, लोकल प्री हीटिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, क्रैक्स रिपेयर्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, उपयुक्त इलेक्ट्रोड का उपयोग करके दरार की मरम्मत की जाती है। उसके बाद लेफ्टर तकनीक से क्या करेंगे, फ्लेम की हर लेयर को गर्म करके क्या करेंगे, इसको हम रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज का सुपर 30 के जो 30 क्वेश्चन है मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।